पार्ट 3 है, बात करते हैं एनर्जी फ्रॉम द सी की, टाइडल एनर्जी। तो ग्रेविटेशन पुल जो होता है मून के द्वारा जब धरती घूमती है तो उससे वाटर लेवल राइज और फॉल होता है। तो इफ़ यू लिव नियर द सी और एवर ट्रैवल टू सम प्लेस नियर द सी, ट्राई एंड ऑब्जर्व हाउ सी लेवल चेंजेस ड्यूरिंग द डे। है ना, दिन और रात में कैसे सी लेवल चेंज हो जाता है। तो फिनोमिना ऑफ हाई टाइड एंड लो टाइड एंड डिफरेंस इन सी लेवल गिव अस टिंडल इफेक्ट, सॉरी टाइडल इफेक्ट। टिंडल कुछ और होता है, टाइडल इफेक्ट देता है ये फिनोमिना। Tidal energy is harnessed by constructing a dam across a narrow opening to the sea. तो जब सी की नैरो ओपनिंग के आसपास एक डैम लगाया जाता है तब टाइडल एनर्जी को कलेक्ट करा जा सकता है। और टरबाइन फिक्स एट द टॉप ऑफ द डैम कन्वर्ट, सेम प्रिंसिपल पे है ना। लोकेशन सच डैम कैन बिल्ड आर लिमिटेड, बस ध्यान देना क्योंकि कम जगह पे यहाँ पे टाइडल इफेक्ट देखा जाता है, तो लोकेशन लिमिटेड होती है। नैरो ओपनिंग ऑफ द सी पे लगाया जाता है। वेव एनर्जी सिमिलर टू काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय ह्यूज वेव इन नियर द सी शोर कैन बी ट्रैप्ड इन द सिमिलर मैनर। तो देखा होगा तुमने नदी के किनारे कि, कितना तेज पानी का बहाव आता है, तो उसका यूज़ भी किया जा सकता है। वेव आर जनरेटेड बाय स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोइंग अक्रॉस द सी। तो ये वेव कौन जनरेट करता है? वेव्स विंड जनरेट करती है। और वेव एनर्जी कुड बी वायबल क्या लिखा है, प्रपोजिशन ओनली वेयर वेव्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो जहाँ पे वेव स्ट्रॉन्ग होती हैं वहीं पे देखा जाता है। वाइड वैरायटी ऑफ डिवाइसेस हैज बीन डेवलप टू ट्रैप वेव एनर्जी और टरबाइन को रोटेट करने में लगे जाते हैं। थर्मल एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी, ठीक है, ये पेपर में आ सकता है OTM के बारे में, OTE के बारे में। द वाटर ऑफ द सरफेस ऑफ सी और ओशन इज हीटेड बाय सन वाइल द वाटर इज डीपर सेक्शन इज रिलेटिवली कोल्ड। है ना, जब पानी गर्म होता है तो सूरज की गर्मी से ऊपर ऊपर की सतह का होता है। दिस डिफरेंस इन टेम्परेचर इज एक्सप्लॉयटेड टू ऑब्टेन, एक्सप्लॉयट करना यानी यूज़ करना एक तरह से, है ना। वैसे एक्सप्लॉयट करना मिसयूज़ करना होता है जनरली, मगर हम यहाँ पे यूज़ करने के लिए बोल रहे हैं। तो ऑब्टेन द एनर्जी ऑफ ओशन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन प्लांट। तो यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस यूज़ हो रहा है। दिस प्लांट कैन ऑपरेट इफ़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द वाटर एंड द सरफेस ऑफ वाटर एट द डेप्थ अप टू 2 किलोमीटर इज़ 20 डिग्री सेल्सियस और मोर। तो ये डिफरेंस होना चाहिए, ये 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं बोल रहा, टेम्परेचर डिफरेंस यानी ऊपर कुछ और होना चाहिए। मान लो कि ऊपर हो गया 50 डिग्री, ठीक है, सूरज की गर्मी पड़ी, ऊपर का पानी उबल गया 50 डिग्री, मगर नीचे का पानी ठंडा है, मान लो 30 डिग्री पे, है ना। तो टेम्परेचर डिफरेंस 20 डिग्री का हो गया। तो इस केस में हमारा ओशन थर्मल काम करेगा। द वार्म सरफेस वाटर इज़ यूज टू बॉयल वॉलेटाइल लिक्विड लाइक अमोनिया। तो वो जो वार्म सरफेस होता है वो अमोनिया को बॉयल करता है और वेपर्स ऑफ लिक्विड यूज टू रन द टरबाइन, है ना। तो अमोनिया के वेपर्स यूज़ होते हैं। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशन इज पम्प्ड अप एंड कंडेंस वाटर वेपर अगेन टू लिक्विड। तो क्या हुआ, अब टरबाइन घूम गया। तो अब हमें अमोनिया जो वेपर बन रखा था, कोल्ड वाटर ने क्या करा, टरबाइन घुमाने के बाद उसको फिर से लिक्विड में बना दिया। तो काम हमारा काम था टरबाइन को रोटेट करना, ठीक है। तो रोटेट हुआ, फिर आता था एनर्जी पोटेंशियल फ्रॉम द सी, यानी टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी इज़ क्वाइट लार्ज बट एफिशिएंट कमर्शियल एक्सप्लोइटेशन इज़ डिफ़िकल्ट, है ना। देखो दिक्कत क्या होती है, जब चीज़ें फ्री में मिलती है तो फिर उसको लाने के लिए सामान, है ना, फोकस या फिर कह सकते हैं मटेरियल चाहिए होता है जो कि कमर्शियली पॉसिबल नहीं है। यानी हम थोड़े बहुत अमाउंट में यूज़ कर सकते हैं मगर घाटा भी हो सकता है, इसलिए ही दिक्कत होती है। तो एफिशिएंसी कम है। जियो थर्मल एनर्जी पे आते हैं। हमने सी एनर्जी भी देख ली, कौन सी एनर्जी से है,
हाँ, एनर्जी फ्रॉम द सी भी देख ली। अब आते हैं जियो थर्मल एनर्जी पे। तो ड्यू टू जियोलॉजिकल चेंजेस, molten rock formed in the deeper hot region of the earth crust are pushed upward and trapped in certain region called hotspot। तो क्या होता है, कुछ जगह पे क्या होता है, कुछ पिघली हुई रॉक्स होती हैं हमारे धरती के अंदर। तो वो है ना, जैसे वोल्केनो में आप देखते हो लावा जैसा है ना, तो वैसे मॉल्टन रॉक्स हैं हमारे धरती के नीचे। तो वो जो होती हैं कहीं पे किसी जगह पे ऊपर को आ जाती हैं। व्हेन अंडरग्राउंड वाटर कम इन कांटेक्ट विद हॉटस्पॉट, स्टीम इज जनरेटेड। तो जब पानी और हॉटस्पॉट में आपस में मिलते हैं तो स्टीम जनरेट होती है। और समटाइम हॉट वाटर फ्रॉम द रीजन फाइंड आउटलेट टू द सरफेस। और कभी कभार जो गर्म पानी है वो बाहर आने का तरीका ढूंढ लेता है ना। सच आउटलेट आर नोन एज हॉट स्प्रिंग। तो ऐसे आउटलेट को हम हॉट स्प्रिंग कहते हैं। So the steam tapped in rock is routed through a pipe to a turbine and used to generate electricity। तो देखो ऐसे ऐसी जगह पे भी मिल रही है हमें इलेक्ट्रिसिटी बनाने का तरीका जहाँ पे नेचर ने खुद करा है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल नॉट बी मच। तो यहाँ पे जो वाटर की स्टीम आई, वाटर टेबल से जब वो मैच होगा तो वाटर की स्टीम आई, क्योंकि पानी नीचे गर्म मॉल्टन रॉक्स हैं, है ना, तो उससे हमारा टरबाइन रोटेट होगा। और बट दे आर वेरी फ्यू कमर्शियल वाइफ साइट्स, है ना, ऐसी बहुत कम जगह हैं, वरना ये तरीका अच्छा था। देयर आर नंबर ऑफ पावर प्लांट बेस्ड ऑन जियो थर्मल एनर्जी ऑपरेशनल इन न्यूजीलैंड और यूएसए में, है ना। तो जियो थर्मल का यूज़ होता है। न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी कैसे बनती है, इसको कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। तो न्यूक्लियस ऑफ हैवी एटम जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम व्हेन बोmbarded with लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स, ये हम फिज़िक्स में पढ़ने वाले हैं क्लास 12th में, है ना। पूरे चैप्टर है न्यूक्लियर एनर्जी पे। यहाँ पे थोड़ा बहुत बता रखा है। होता क्या है कि जब हैवी मेटल होता है ना, उसका उसके न्यूक्लियस पे लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स को डाला जाता है, तो वो क्या करते हैं, लाइटर न्यूक्ली में स्प्लिट हो जाते हैं। और जब ये होता है तो बहुत तगड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, रिलीज इफ़ द मास ऑफ द ओरिजिनल न्यूक्ली इज जस्ट अ लिटिल मोर देन द सम ऑफ मासेस ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट। ठीक है, यानी टूट के भी क्या हुआ, बड़े बड़े टुकड़े बने, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है। द फ्यूजन ऑफ द एटम ऑफ यूरेनियम, जैसे यूरेनियम मान लो, 10 मिलियन टाइम द एनर्जी प्रोड्यूस बाय कंबशन ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन फ्रॉम कोल। तो कोल से 10 मिलियन टाइम, बहुत ज़्यादा वैल्यू है ये, है ना। एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो हम यूरेनियम करता है, इतना ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस। इन न्यूक्लियर रिएक्टर डिज़ाइन फॉर इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन सच एज फ्यूल, nuclear fuel can be a part of self-sustaining fusion chain reaction that releases energy at a controlled rate. The released energy can be used to produce steam and further generate electricity। यानी अभी भी नहीं माना, न्यूक्लियर रिएक्शन बहुत ही खतरनाक चीज़ है भाई, कभी रुकता नहीं है। तो हुआ क्या यहाँ पे, कह रहे हैं कि जो न्यूक्लियर फ्यूल जो है वो खुद भी एक टाइप का फ्यूजन चेन क्रिएट करता है ना, और उससे भी एनर्जी रिलीज़ होती है, उससे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो डू यू नो पे लिखा है कि इन न्यूक्लियर फ्यूजन द डिफरेंस इन मास, डेल्टा एम कहते हैं इसको, बहुत बार यूज़ होगा। ठीक है, मास का डिफरेंस डेल्टा एम बिटवीन द ओरिजिनल न्यूक्लियस एंड द प्रोडक्ट न्यूक्लियस गेट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एट द रेट ऑफ गवर्न बाय द फेमस इक्वेशन इज इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर सुना होगा, है ना। उसमें एम नॉट लिया जाता है, तो इसलिए डिफरेंस जो आता है एम ही आता है। तो यहाँ पे हम डेल्टा एम सी स्क्वायर कहेंगे, ये ज़्यादा वो है, वो एक स्पेशल केस था। तो ये एल्बर्ट आइंस्टाइन 1905 में, ठीक है, 1905 में डिस्कवर की थी, जहाँ पे सी जो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है। और इन न्यूक्लियर साइंस एनर्जी इज ऑफन एक्सप्रेस इन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
ये सारी तुम्हें आदत होने वाली है अगर तुम क्लास 11 12 में जाओगे, तो ये बहुत बार यूज़ होगा। ठीक है, जब भी एनर्जी की बात होती है हम क्या कहते हैं, एनर्जी जैसे वर्क होता है हमारा जूल में, तो एनर्जी ऐसे करके हम बोलते हैं ना, पावर वॉट में। तो यहाँ पे एनर्जी जो होती है वो हम जूल में लिया करते थे, मगर इस केस में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ली जाती है, जो कि 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। तो इट इज़ ईजी टू चेक फ्रॉम द अबव इक्वेशन दैट वन एटॉमिक मास यूनिट यानी 1 U इज़ इक्वल टू अबाउट 3931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट MEV ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो एक एटॉमिक मास यूनिट जो है इतना ज़्यादा एनर्जी कर रहा है। ठीक है, जूल में करोगे तो 10⁻⁻19 जो है वो चेंज हो जाएगी, है ना। न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स लोकेटेड एट, हाँ तो हमारे भारत में न्यूक्लियर पावर कहाँ पे मिल रही है, होता क्या है कि रेडियो एक्टिव बोलते हैं ना इसको हम, या फिर न्यूक्लियर पावर रिएक्टर जो होते हैं बहुत ही ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि वहाँ पे चेन बन जाती है। फिजन मतलब होता है टूटना, फ्यूजन मतलब होता है जुड़ना। ठीक है, फिजन और फ्यूजन दो चीज़ें होती हैं। तो जब यूरेनियम टूटता है तो और भी टुकड़े होते हैं, और टुकड़े होते हैं, और टुकड़े, ऐसी चेन बनती है, और इतनी ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, इतनी भयानक अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। आपने देख ही लिया होगा कि कोल की कंबशन से कितने मिलियन ज़्यादा है ना। तो फिर बहुत दिक्कत होती है इसको रोकना ऊपर से उसको इतने बड़े स्केल पे कर पाना। तो ये जो है तारापुर में है, रत्न प्रताप सागर में है, कलपक्कम में है, नौरारा में है, काकरापुर में है, कायगा में है। ये सारे भारत में स्थित हैं। ठीक है, और लेस देन 3% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो 3% से कम हमारी एनर्जी न्यूक्लियर से निकलती है। हाउएवर मैनी इंडस्ट्रियल कंट्रीज आर मीटिंग मोर देन 30% ऑफ इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो बाकी देश जो हैं वो तो 30% से भी ज़्यादा यूज़ कर पा रहे हैं। ठीक है, मेजर हेडार्जेस, अच्छा नुकसान क्या है, इज़ द स्टोरेज एंड डिस्पोजल स्पेंट और यूज्ड फ्यूल्स। तो हैज़ार्ड ये हैं कि पहले बात तो ऐसे फ्यूल्स को रखेगा कौन। ठीक है, इनका स्टोरेज डिस्पोजल, उनको फेंका कहाँ जाए, है ना। जिस धरती में डालेंगे वो धरती बंजर हो जाएगी। ये अभी ट्रेन चल रही है, अभी सुबह का टाइम है ना, तो फिर ट्रेन जो है उसकी आवाज़ तुरंत आती है। तो उनका स्पेंड कहाँ करें, यूरेनियम स्टिल डीकेइंग इनटू हार्मफुल सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो यूरेनियम टूटता रहता है हार्मफुल सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, है ना। रेडिएशंस क्रिएट होती हैं, तो इंसान के लिए, सभी जीव जंतुओं के लिए, सबके लिए हार्मफुल है। द इम्प्रॉपर न्यूक्लियर वेस्ट स्टोरेज एंड डिस्पोजल रिजल्ट इन इन्वायरमेंटल कंटेमिनेशन। ठीक है, अगर सही से उसको डिस्पोज नहीं करा, सही से रखा नहीं, तो पूरा इन्वायरमेंट ख़राब हो जाएगा। फर्दर देयर इज़ रिस्क ऑफ एक्सीडेंटल लीकेज ऑफ न्यूक्लियर। सबसे बड़ा रिस्क ये है, अगर न्यूक्लियर रेडिएशन का एक्सीडेंटल लीकेज हो गया तो आप सोच भी नहीं सकते कि वहाँ के वर्कर जो हैं वो, मतलब एक टाइप का जो बॉर्डर पे जो खड़े होते हैं ना, जो जवान होते हैं, वैसा काम कर रहे हैं। ठीक है, द हाईएस्ट कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट और हाई रिस्क ऑफ एनवायरमेंटल कंटामिनेशन। एक तो ऐसे प्लांट को बनाने में हायर कॉस्ट जाएगी, कंटामिनेशन का हाई कॉस्ट है, हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, है ना, एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ यूरेनियम भी कम है। इसको लार्ज स्केल यूज़ से फिर हमें बचाता है, तभी 3% यूज़ होता है। तो न्यूक्लियर एनर्जी वॉज द फर्स्ट यूज फॉर डिस्ट्रक्टिव पर्पस बिफोर न्यूक्लियर पावर स्टेशंस वर डिज़ाइन। तो पहले न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ होता था तबाह करने के लिए। ठीक है, मगर तो फंडामेंटल फिजिक्स ऑफ फ्यूजन चेन रिएक्शन इन न्यूक्लियर वेपन इज सिमिलर टू द फिजिक्स ऑफ कंट्रोलिंग न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, जिस तरह से वेपन बनाने में काम आता है उसी तरीके से कंट्रोल करने में भी सेम प्रिंसिपल लगता है। वेपन जो बनता था उसमें क्या होता था कि वो जो है वो जैसे कि बोलते हैं ना कि
पटाखे की लड़ी लगा देते हैं, है ना, एक जलता है तो सारे सारे फटते हैं, वैसा होता है। तो एक एटम जाता है, फिर और टूटता है, और टूटता है, और टूटता है, और टूटता है, मतलब यूरेनियम का एटॉमिक मास बहुत ज़्यादा है ना। आप सोच सकते हो क्या होता होगा। तो बट देर आर टू टाइप ऑफ डिवाइसेस आर इंजीनियर क्वाइट डिफरेंटली, ठीक है, मगर उनको सामान उन बनाया अलग तरीके से जाता है ना, वेपन के रूप में नहीं बनाया जाता, मगर प्रिंसिपल सेम रहता है। न्यूक्लियर फ्यूजन में होता क्या है, थोड़ा बहुत आपको बता रखा है डू यू नो में। करंटली और कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर आर बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन। सभी रिएक्टर जो हैं वो ऐसे ही हैं, बट देर आर अनदर पॉसिबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन बाय अ सेपर प्रोसेस कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। तो फ्यूजन में तो चलो पता चल गया, है ना। फ्यूजन क्या होता है, जोड़ना चीज़ों को, तो ये भी तरीका है बनाने का, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का। तो फ्यूजन मीन जॉइनिंग लाइटर न्यूक्लियर टू मेक अ हैवी न्यूक्लियस। तो लाइटर न्यूक्लियर को जोड़ जॉइन करके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाना, ठीक है। मोस्ट कॉमनली हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन आइसोटोप टू क्रिएट हीलियम। सच है, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाया तो कैसे बना, हीलियम बन गया, ठीक है। इट रिलीज अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये भी एनर्जी निकालता है आइंस्टाइन इक्वेशन से, है ना। एज द मास ऑफ प्रोडक्ट इज लिटिल लेस देन द सम ऑफ मासेस ऑफ ओरिजिनल इंडिविजुअल। तो सच न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस आर द सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सन एंड अदर स्टार्स। और ये इस तरह की न्यूक्लियर फ्यूजन जो है, ये एनर्जी के सोर्स हैं सूरज में और बाकी स्टार्स में। तो ये सूरज में भी यही होता है। इट टेक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी टू फोर्स द न्यूक्लियस टू फ्यूज़, ठीक है। एनर्जी चाहिए होती है न्यूक्लियस को फ्यूज़ होने के लिए, फोर्स करने के लिए, है ना। ऐसे ही अपने आप में दो एटम थोड़ी मिल जाएंगे। तोड़ना चीज़ों को आसान है, जोड़ना मुश्किल ना। तो जोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी, तोड़ने के लिए क्या करा, न्यूक्लियस को फेंका तेज़ी तेज़ी से तो टूट गया। अब जोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होगी। द कंडीशन नीडेड फॉर द प्रोसेस आर एक्सट्रीम, मिलियंस ऑफ डिग्री ऑफ टेम्परेचर, मिलियंस ऑफ पास्कल ऑफ प्रेशर चाहिए होता है। अब जोड़ने के लिए क्या होगा, दो एटम को बहुत प्रेशर दिया जाएगा, है ना। मान लो कि तुम्हारे पास दो वो है, दो रोटी हैं, तो आपस में जोड़ देते हैं घी लगा के, है ना, टाइट के दबाते हैं, प्रेशर ऐसा कुछ हो रहा है। तो यहाँ दो एटम्स के साथ होगा हाइड्रोजन के, तो इतना टेम्परेचर, इतना प्रेशर देना होगा। और हाइड्रोजन बॉम्ब इज़ बेस्ड ऑन द थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो हाइड्रोजन बॉम्ब का नाम सुना होगा तुमने, वो थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से होता है, ठीक है, फ्यूज़ होके। अ न्यूक्लियर बॉम्ब बेस्ड ऑन द फ्यूजन ऑफ यूरेनियम और प्लूटोनियम इज़ प्लेस्ड एट द कोर ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब। तो हाइड्रोजन बॉम्ब के कोर में ये होता है। दिस न्यूक्लियर बॉम्ब इज़ एम्बेडेड इन अ सब्सटेंस विच कंटेन ड्यूटेरियम एंड लिथियम। तो ये न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो ऐसे सब्सटेंस में डाला जाता है जिसमें ड्यूटेरियम तो पता ही है, हाइड्रोजन क्या होता है, आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम, है ना। लिथियम आपको पता ही है, तीसरा एटॉमिक नंबर का। व्हेन द न्यूक्लियर बॉम्ब बेस्ड ऑन फ्यूजन इज डिनोटेड, द टेम्परेचर ऑफ दिस सब्सटेंस इज रेज टू 10⁻7 केल्विन इन फ्यू माइक्रो सेकेंड्स। देख लो कुछ माइक्रो सेकेंड में 10⁻7 केल्विन टेम्परेचर हो जाना, सोच लो क्या होता होगा। द हाई टेम्परेचर जनरेट सफिशिएंट एनर्जी टू लाइट न्यूक्लियाई टू फ्यूज एंड डेवस्टेटिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। तो देख रहे हो हाइड्रोजन बॉम्ब का क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब हम न्यूक्लियर फ्यूजन का यूज़ कर रहे हैं न्यूक्लियर फ्यूजन करने के लिए, और दोनों में ही ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। यानी पूरा पूरा शहर देश तबाह जो होता है ना। आपको अगर आपको थोड़ा जानना हो इसके बारे में तो हिरोशिमा वाला केस जो है वो देख लेना। उसमें कहते नहीं कि इतना तबाह हो गया, ये हिंदी में भी एक चैप्टर था तुम्हारा, है ना, जहाँ तक मुझे याद है कि हमने कहीं ना कहीं हिंदी में भी पढ़ा था एक बार, जिसमें लेखक जो है वो जाता है, मूर्ति देखता है या फिर लोगों को, ऐसे ही कुछ था, ठीक है, ज़्यादा याद नहीं, तुम्हें तो पता होगा, या तो तुम, हाँ, तुमने कहीं नाइन्थ में या ऐसे नाइन्थ एट्थ में कहीं देखा हो, या टेंथ में पढ़ोगे या पढ़ रहे हो। इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज, वी हैव स्टडीड वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी के बारे में तो पढ़ लिया,
है ना. एक्सप्लॉइटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी डिस्टर्ब द एनवायरनमेंट इन सम और अदर वे. कहीं ना कहीं से एनवायरनमेंट के साथ छेड़खानी करोगे तो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब तो होगा ही. और सोर्स वी वुड चूज डिपेंड ऑन द फैक्टर सच एज ईज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी या इकोनॉमिक्स ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम द सोर्स, the efficiency of technology available and environmental damage that will cause to be using the source, है ना. तो जैसे हम CNG क्लीन फ्यूल वगैरह लगे, है ना. CNG फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट नेचुरल गैस. इज इट वुड बी मोर एग्जैक्ट टू से दैट अ पर्टिकुलर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, है ना. पर्टिकुलर सोर्स इज क्लीनर देन द अदर. तो हमें पता नहीं है कि कौन सा सोर्स ज़्यादा क्लीनर है ना. हम ऐसा नहीं कह सकते कि एकदम ही क्लीन है. वी ऑलरेडी सीन द बर्निंग फॉसिल फ्यूल कोज एयर पॉल्यूशन होता है. और एक्चुअल ऑपरेशन ऑफ डिवाइस लाइक सोलर सेल में भी पॉल्यूशन फ्री, मगर उनको असेंबल करना मुश्किल है और उससे भी इन्वायरमेंट डैमेज होगा. रिसर्च कंटिन्यू हो रही है कि एरिया टू प्रोड्यूस लॉन्ग लास्टिंग डिवाइस दैट विल कॉज लेस डैमेज. तो रिसर्च क्या है कि डिवाइस हमारा बढ़िया हो, टिका रहे, है ना, और डैमेज हमारे इन्वायरमेंट पे ना पड़े. ये चीज़ ध्यान देनी है. कॉस्ट तो चलो हो जाएगा, एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकते हैं अगर डिवाइस लॉन्ग लास्टिंग हुआ तो. अब तुम्हें एक ऐसा सोलर सेल मिल गया जो 20 ईयर्स तक गारंटीड है ना, तो क्यों नहीं अप्लाई करेंगे हम. नहीं तो ऐसा तरीका ढूंढना होगा. हाउ लॉन्ग विल द एनर्जी सोर्स लास्ट अस. वी सो अर्लियर दैट वी कैन नॉट डिपेंड ऑन फॉसिल फ्यूल, है ना, क्योंकि फॉसिल फ्यूल लिमिटेड है. सच सोर्सेज दैट विल गेट डिप्लेटेड सम डेज आर सेड टू बी एग्जॉस्टेबल सोर्स. तो ध्यान देना, एग्जॉस्टेबल सोर्स किन्हें कहते हैं, जो ख़त्म हो जाते हैं. नॉन रिन्यूएबल सोर्स उन्हें कहते हैं जो बन ही नहीं सकते दोबारा. फॉसिल फ्यूल सबसे बड़ी एग्जांपल, मिलियन ईयर्स बाद बनेंगे, है ना. तो एक टाइप के नॉन रिन्यूएबल कहेंगे उनको. बन सकते हैं दोबारा, मिलियन ईयर तक कौन इंतज़ार करेगा, है ना. मिलियन यहाँ पे बहुत बड़ा अमाउंट है. हम इंसान 100 साल भी नहीं जीता है, 70 साल जीता है एवरेज. On the other hand, if we manage biomass by replacing the tree we cut down for firewood, we can be assured of constant supply of energy at a particular rate. ठीक है. अगर हम बायोमास को यूज़ करें फॉसिल फ्यूल की जगह, मतलब हम पेड़ ना काटें, बायोमास का यूज़ करें, तो कहीं ना कहीं ठीक रहेगा. सच एनर्जी सोर्स दैट कैन रीजनरेट आर कॉल्ड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. तो बायोमास को रीजनरेट कर सकते हैं, है ना. अभी आपको पढ़ाया था. तो फिर यहाँ से मीथेन वगैरह गैस निकलती है, तो वहाँ हम कुकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं. तो ये रिन्यूएबल सोर्स हैं. तो ये जो होते हैं नेचर में मिलते हैं, है ना, रिन्यू कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ सम कंटिन्यूइंग रिपीटेटिव करंट्स ऑफ एनर्जी एंड लार्ज अंडरग्राउंड रिजर्वायर में संभाले जा सकते हैं बिकॉज ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ यूजेबल एनर्जीज प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल. ठीक है. तो एग्जॉस्ट भी नहीं हो सकता ये, है ना. जब भी आप यूज़ करना चाहे कर सकते हैं, बनने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता. तो ये थे हमारा सब कुछ जो हमने पढ़ा इस चैप्टर में. मैं आपको थोड़ा समरी में बता देता हूँ कि अभी तक हमने क्या पढ़ा. 4 पॉइंट है, 5 पॉइंट है कि हमारे एनर्जी रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ करते हैं हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, अब हर कोई फ़ोन ख़रीद रहा है तो हर कोई चार्जर भी ख़रीदेगा, ऐसा समझो, है ना. ये फ़ोन की बात नहीं है, यहाँ पे पूरी वर्ल्ड वाइड बात है. तो जितने हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, लिफ्ट में एनर्जी, लिफ्ट में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ये वो हर जगह इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, है ना. तो इन ऑर्डर टू फुलफिल अवर एनर्जी रिक्वायरमेंट हम क्या करते हैं, एफिशिएंट एनर्जी को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं हम सोर्सेज ऑफ एनर्जीज़ को. ठीक है. मैं स्क्रीन हिला रहा हूँ, सही लग रहा है. We also need to look for new source of energy because the conventional source of energy like fossil fuel are in danger of getting exhausted. तो हम नए सोर्स ऑफ एनर्जी को भी ढूंढते हैं साथ साथ, है ना. हमने जियो थर्मल एनर्जी देखा, ओशन थर्मल को देखा, उसके बाद बात करी हमने सोलर एनर्जी की. तो ये सब क्यों देख रहे हैं, क्योंकि फॉसिल फ्यूल लिमिटेड है और हम और एनर्जी के कॉन्सेप्ट भी देख सकते हैं. क्या तुम्हें पता था कि हम ओशन थर्मल एनर्जी से भी, मतलब ओशन से भी एनर्जी निकाल सकते हैं, अमोनिया को वो करके, गैस से लिक्विड, लिक्विड से गैस करके. बताओ कितना बढ़िया तरीका है ना. तो ऐसे नए नए तरीके बन सकते हैं अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएं तो. ठीक है. हमारे पास ही दिमाग है, हम ही हैं जो आगे बढ़ाएंगे चीज़ों को.
ठीक है। तो वी ऑल्सो नीड टू लुक फॉर न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी, बता दिया मैंने। ये एनर्जी सोर्स भी सेलेक्ट वुड डिपेंड ऑन फैक्टर लाइक ईज एंड कॉस्ट, है ना। तो एनर्जी सोर्स को हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, पहले तो कितनी इजीली यूज़ हो रहे हैं, कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन क्या है ना, उसको उसको लेने में, हार्नेस करने में क्या कॉस्ट लगेगी। अब तुम टाइडल एनर्जी को ले रहे हो, या तुम एक काम करो, विंड वाले कॉन्सेप्ट लो, है ना। अब तुम्हें ब्लेड्स लगाने हैं, विंड मिल बनाना है, तो कॉस्ट क्या लगेगी, ये सब। तो एफिशिएंसी क्या है उसकी, है ना। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा, ये सब देखना पड़ता है। और मैनी सोर्स अल्टीमेटली डिराइव फ्रॉम द एनर्जी फ्रॉम द सन, ये तो एकदम फैक्ट बात बोली है। कहीं ना कहीं से हम सन से ही अपनी एनर्जी लेते हैं। अब तुम बोलोगे कि देखो, सन से सोलर एनर्जी होती है, फॉसिल फ्यूल कहाँ से आया, ये भी शुरुआत जो हुई थी हमारी धरती की, है ना। और रही बात टाइडल एनर्जी की, तो चांद क्यों घूमते धरती के आसपास, क्योंकि धरती घूमती है सूरज के आसपास, है ना। तो ये सब चक्कर जो है, सोर्सेज जो हैं वो सन से डिराइव हुए हैं। तो सूरज इसलिए हमारे देवता कहेंगे हम, ठीक है, कह सकते हैं। तो एक्सरसाइज जो है तुम्हारे लिए क्या बोलते हैं, 10 क्वेश्चन है। एक बार इन क्वेश्चनों को पढ़ो और खुद से सोचना, ठीक है, इनके जवाब कि हाँ भाई क्या होता है ये सब ना। बीच में इन टेक्स्ट भी क्वेश्चन आए थे, वो भी बताएंगे आपको। ये देखो बीच बीच में क्वेश्चन आ रखे ना ऐसे वाले, ये भी बताएंगे। इनको पढ़ना और सोचना, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में जो होगा, पार्ट 4 बनेगा ना इसके बाद, तो उसमें मैं आपको बताऊँगा ये सब कि क्या एग्जैक्ट आंसर हो सकता है ना। और बायजूस का आंसर मैं दिखाता हूँ अक्सर, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन आंसर सर्च करके मिल जाएंगे, ठीक है। पहले खुद से सोचना, उसके बाद चलो।